नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ आलम। बंदों की नशरियात में अपने प्रोग्राम अंगेज़ के साथ, और ये नशरियात आप वश टेलीविज़न पे भी देख रहे हैं। मुल्क की सियासत में ऐसी ऐसी हिमाकतें हो रही हैं और कलाबाजियाँ हो रही हैं कि आदमी बिल्कुल हैरान हो जाता है। मुझे समझ नहीं आई कि इमरान खान किस तरह चोटी से उतरे और उन्हें थूका हुआ चाटने की कोशिश की। अपने दिए हुए इस्तीफे वापस लेने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन असेंबली में वापस जाने का ऐलान कर दिया। जाहिर है कि असेंबली में जाने के लिए उन्हें अपने इस्तीफे वापस लेने पड़े। आखिर इमरान खान ने इस्तीफे दिए क्यों थे? जब पिछली बार उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान इस्तीफा दिया था, तो उस वक्त भी उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए गए थे और उन्हें वापस आना पड़ा था असेंबली में। तो पीडीएम की जमातें तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी कि उन्होंने उनके इस्तीफे रोके हुए थे। बीच में उन्होंने चालाकी की, 10 इस्तीफे मान लिए कि शायद हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि उसमें से वो 2 इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी जीत गई, कराची और मुल्तान से, लेकिन बड़ी भद उड़ी पीडीएम की, और इमरान खान ने फिर धाक बिठा दी अपनी पॉपुलैरिटी की। उसके बाद अब इमरान खान ने जब जाने का इरादा जाहिर किया असेंबली में, जिससे वो नहीं जा रहे थे, जिसे वो रद्द कर रहे थे, जिसे वो डिसरप्ट कर रहे थे, तो हुकूमत ने क्या किया कि उनके 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। मैं समझता हूँ कि अब कैसे कबूल कर लिए? जब उनका वफद जाके मिला तहरीक इंसाफ का स्पीकर साहब को, तो उन्होंने कहा जी वो आ जाए, ज़ाती तौर पर आकर पेश हो जाए हर बंदा, और अपने हाथ से लिखकर अपने दस्तखत के साथ इस्तीफ़ा दे दे या कंफर्म कर दे, हम इस्तीफ़ा कबूल कर लेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? अब उनके सामने कोई ये 35 लोग पेश नहीं हुए, उन्होंने उनके इस्तीफे मंजूर करने का ऐलान कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये सियासी धांधली मैं से कह सकता हूँ, और असेंबली रूल्स के हिसाब से स्पीकर के पावर का गलत इस्तेमाल मुझे लगता है। फिर अगली बात ये आ जाती है कि जब वो इमरान खान वापस आ रहे थे, तो आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? जाहिर है इसकी वजह ये तो नहीं है कि इमरान खान के पार्लियामेंट में वापस जाने से इमरान खान जो हैं नवाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद का वोट कामयाब करा, उनके पास तो नंबर नहीं है। इमरान खान के अगर ये 35 लोग होते भी तब भी नहीं है। अगर शहबाज शरीफ को अगर 172 वोट नहीं भी मिलते, तब भी वो रन ऑफ इलेक्शन में वो उनकी अक्सरियत उनके पास होगी, और वो भले एमक्यूएम उन्हें सपोर्ट ना भी करती या कुछ और 1-2 लोग ना करते, तब भी वो उनकी अक्सरियत थी और अक्सरियत है, और वो वज़ीर आज़म रहते। अब मसला क्या हुआ? अब इमरान खान क्यों वापस जा रहे थे? एक तो ये उनकी नज़र थी कि भाई अगली जब केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी तो हिज़्ब कायदे इसमें इख्तलाफ तो उनका भगौड़ा है, और वो भी नाजायज़ तौर पर बनाया गया है। उनका हक नहीं बनता कि उन्हें बनाया जाता, लेकिन वो हैं, और उनकी मशवरे से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करेंगे। तो इमरान खान को ये बात बड़ी खट की। एक तो वो चाहते थे कि उस मशवरे में वो शामिल हो। दूसरी बात ये थी कि एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जिसमें एक और उनकी पार्टी का भगौड़ा बैठा है या बागी बैठा है, तो वो भी लेना चाहते थे, कायदे हिस्ब इख्तलाफ की पोजीशन भी लेना चाहते थे। खुद इमरान खान की मेंबरशिप जो है वो सस्पेंडेड है, और जिन 6 हल्कों से जीते हैं उनका नोटिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। तो लिहाजा क्या है, तो हुकूमत ने ऐसा क्यों किया? मैं समझता हूँ ये तमाशा लगाया हुआ है। ये क्या हो गया है? इमरान खान ने 2 असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, और उनके सामने कोई वाज़ा मंजर नहीं है इलेक्शन का। इस मुल्क के माशी बदतरीन हालात में वो 2 स्टेजेस में इलेक्शन करवाने की बात कर रहे हैं कि 2 सूबों का इलेक्शन हो जाए। और अब नून लीग भी कह रही है हाँ हम तैयार हैं, और मौलाना भी कह रहे हैं फजलुर रहमान के हम तैयार हैं कि पहले ये सूबों के 2 इलेक्शन हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये सियासी गैम्बलिंग आप बंद कर दें। ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता 2 इलेक्शन। ये तो मुसलसल इस साल फिर इलेक्शन होते रहेंगे। पहले ये 2 सूबों के इलेक्शन हो गए, फिर कौमी असम्बली का और सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली के इलेक्शन हो रहे होंगे। और हालत क्या है इस मुल्क की? इस मुल्क के पल्ले 3 हफ्तों की दरामदाद के बराबर डॉलर भी नहीं है। जो 4-4.25 बिलियन डॉलर मौजूद हैं वो भी मांगे तांगे के हैं, और मजीद इमदाद नहीं मिल रही है। जो सऊदी अरब ने ऐलान किया है 5 अरब डॉलर का और 10
अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का, और यूएई ने जो 3 अरब डॉलर की बात की है, वो भी आईएमएफ के और चाइना के जो पैसे मिलने की उम्मीद थी, वो भी लिंक्ड हैं आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ। और आईएमएफ का प्रोग्राम है कि सागदार साफ करने से सीख जा रहे हैं। उन्हें नज़र आता है कि सियासी मौत है। सियासी मौत इसलिए है कि 50 रुपए तेल की फी लीटर उस पर लगेगा टैक्स और लेवी लगेगा, तो फिर क्या बात बनेगी। बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेगी 7 रुपए तक, और फिर डॉलर 260-270 रुपए तक जब आप ओपन मार्केट में फ्लोट करेंगे डॉलर को, तो उससे फिर डॉलर कहीं जाएगा 260-270 के करीब। लेकिन इसका फ़ायदा एक होगा, एक तो फ़ायदा ये होगा कि ये जो इम्पोर्टर्स पैसे रख के बाहर बैठे हुए हैं, हमारे बड़े कौमी सरमायादार नाम नहाद, ये जो पैसे बाहर रख के बैठे हैं इस उम्मीद पे कि रुपया और नीचे जाएगा ताकि हमें कैश ज़्यादा मिलेगा जब हम डॉलर वापस लेकर आएंगे। इन्होंने बाहर डॉलर रखे हुए वापस नहीं ला रहे हैं, और हर तरह की बरात लेते हैं, हर तरह की सब्सिडी लेते हैं, हर तरह की टैक्स एग्जाम्पशन लेते हैं। फिर दूसरी तरफ क्या है, जो रेमिटेंसेस में कमी आई है कि पाकिस्तानी जो बाहर से पैसे भेजते हैं वो क्यों 235 रुपये 30 रुपये बैंक रेट पर वो पैसे भेजेंगे, वो क्यों नहीं मार्केट में से हुंडी के ज़रिए भेजकर फी डॉलर 260 रुपये अपने ख़ानदान वालों को देंगे। तो लिहाजा जो हमारे डॉलर के जो अपने ज़राए हैं मकामी या हमारे पाकिस्तानियों के, हम उससे भी महरूम हो रहे हैं। तो नज़रिया क्या है कि जितना हम डिले कर रहे हैं, माशी बहरान अपने हदों से गुजरता जा रहा है। और बद इंतज़ामी की और बैल गवर्नेंस की हालत ये है कि इमरान खान को पूछना चाहिए अपनी पख्तूनख्वा की हुकूमत को और अपने चीफ मिनिस्टर, अब तो उनके वो पार्टी सदर भी शायद बन जाएँ, ऑफ़र किए उन्हें पंजाब के सबसे बड़े डाकू को वो अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बनाने की ऑफ़र करते हैं। कमाल है इमरान खान की। तो इमरान खान उनसे पूछते कि भाई इस मुल्क में गंदम की कमी नहीं है, तो फिर गंदम आटे की कीमत इतनी ऊपर क्यों चढ़ी गई। इस पर होल्डर्स ने, ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने माल कमाया है। इसमें सरकारी महकमे भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, हुकूमतें भी शामिल हैं, वज़रा भी शामिल हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी। और वहाँ से तो बड़ी पैमाने पर स्मगलिंग हुई है आटे की, इसलिए आटे का बहरान बनेगा, तेल का बहरान बनेगा। चिकन आप देखें कहाँ चली गई चिकन की कीमत, इसलिए कि फीड नहीं आ रहा है। ये पता नहीं 1000 रुपये तक चला जाए अगर आप जो उनकी एलसीज को नहीं खोलेंगे। इसी तरह अद्वियात है, मिलनी मुश्किल हो जाएगी, तेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। बहरान है वो बड़ा खौफनाक है, वो इतना बड़ा बहरान है कि अगले 5-7 साल तक ये 5-7 साल तक ये बहरान चलेगा। इसका कोई हल हमें फौरी नज़र नहीं आता। और अगर आईएमएफ का प्रोग्राम हो गया तो महंगाई 35% जाएगी, और अगर आईएमएफ का प्रोग्राम ना हुआ तो महंगाई 70% से ऊपर भी जा सकती है। आप गौर करेंगे उसके बाद इस मुल्क में क्या होगा। तो हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़ेंगे। हुकूमत बड़ी मुश्किल में है, डायलमा में है, मखमसे में है। वो क्या करे, मुल्क की मिशन संभालती है तो सियासत ख़त्म होती है। और इमरान खान है कि सियासी बहरान को बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें आग में तेल डाले जा रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान का क्या होता है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है, बर्बाद होता है। उन्हें सिर्फ चाहिए वजारत उज़्मा। मैं तो अपने लिए नहीं कर रहा, मुझे तो सब कुछ मिल चुका है दुनिया में। तो फिर भाई आप इतनी सियासत में जो इतना आप चक्कर चला रहे हैं और इतनी आप सुबह शाम हिला रहे हैं ज़मीन व आसमान को, क्यों हिला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ी खौफनाक सियासत है ये, बौनों की सियासत है, और इसमें अवाम की हमदर्दी और उसका कोई हाल नहीं है। इस अरसा में यह है कि मुस्लिम लीग गायब है, यतीम हो गई है। नवाज शरीफ नहीं है, मरीम नवाज़ की सुनते हैं वो आएंगी, नवाज शरीफ शायद अभी फ़ौरन नहीं आएंगे। तो ये जो गैर हाजिर क़यादत है और ये जो ख़ानदानी निज़ाम है जिसमें साद रफ़ीक बड़े चीखे हैं, उससे मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत पे बहुत बुरा असर हो रहा है। और ख़ुद जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो बड़े अच्छे मुंतज़िम होंगे, वो बड़ी मेहनत भी कर रहे होंगे, लेकिन उनसे पार्टी नहीं संभल रही है, उन्हें कोई सियासी कायद मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह हमज़ा को कोई सियासी तौर पे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो एक तरह से बिल्कुल उसकी सिट्टी गुम हुई है। नाज़रीन, मुल्क की सियासत तो एक जगह रही,
लेकिन जो कराची में मकामी इलेक्शन हुए हैं उस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। आज बड़ा हंगामा हुआ है वहाँ पे, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर हंगामा किया है, पीपल्स पार्टी के और पीटीआई के वर्कर्स में टकराव हुआ है, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है और बड़ा हंगामा है। और आज शाम को कॉल दी है पीटीआई की क़यादत ने एजिटेशन करने की। बड़ा मसला जो उठा है वो उठा है कि जी धांधली हुई है। मैंने बड़ी सईद गनी की बड़ी एक मैंने जची तुली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। उन्होंने कहा कि जी आपको जहाँ जहाँ एतराज़ है, पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ है कि बाद जगह गिनती ठीक नहीं हुई है, ये कागज़ सही नहीं मिले हैं या रिज़ल्ट सही प्रोसेस नहीं हुए हैं। हम और पीपल्स पार्टी ने भी दरख्वास्तें बाद जगह पे दी हैं, जमात इस्लामी ने भी दी हैं, पीटीआई ने भी दी हैं। तो वो जाए रिटर्निंग अफसर के पास अपनी रिकाउंटिंग करवा लें, और जहाँ मार्जिन बहुत थोड़ा है वहाँ तो राइट होता है कैंडिडेट का कि जी दोबारा गिनती कर ली जाए। तो उन 8, 10, 12 हलकों में गिनती हो सकती है। इससे ओवरऑल इंतखाबात में जो गड़बड़ की बातें की हैं, हमने देखा है कि जमात इस्लामी के लोग भी ठप्पे लगा रहे थे अपने इंतखाबी निशान पे, कहीं पीपल्स पार्टी के लोग भी लगा रहे थे और कहीं पीटीआई के लोग भी लगा रहे थे। मतलब जहाँ मकामी सतह में जिसका कोई धांधली करने का मौका मिला उसने मौका जाने नहीं दिया, लेकिन बिलअमूम इंतखाबात ठीक रहे हैं और पुरअमन रहे हैं और अब वहाँ पे हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इससे क्या जाहिर हुआ, उसमें बड़ी बात जो सामने आई वो पीटीआई की बड़ी शिकस्त है। पीटीआई के वहाँ पे तकरीबन 14 एमएनएज और 22 एमपीएस हैं सिंध से, कोई मिलाकर कुछ 36 हो जाते हैं। उन्होंने 40 काउंसिल्स की सीटें जीती हैं। मतलब अपनी एमएनएज और एमपीएस के बराबर भी नहीं। उनका अपना एमपी और लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्रम शेर जुमान वहाँ पे पीपल्स पार्टी के जाले से बुरी तरीके से हारा है। अब वहाँ पे जो हाफिज़ नईमुर रहमान जो उभर कर आए हैं जमात इस्लामी के, उनकी भी बात सुन लें। ये जो जहाँ से कामयाब हुए हैं वहाँ से उन्हें पहले 1 सीट मिली थी, अब वहाँ उन्हें 39 सीट मिली हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और उसके साथ के जो ज़िला है 39। पहले उन्हें 1 सीट मिली थी और एमक्यूएम को 39 सीट्स मिली थी। इससे जाहिर होता है कि एमक्यूएम का जो बाइकआउट है वो जमात इस्लामी के बड़ा काम आया है और ख़ुद पीटीआई के बाद जगह से सीटें जमात इस्लामी के पास गई हैं। मतलब पीटीआई और एमक्यूएम के जो वोट जो थे, जो पढ़ते थे ट्रेडिशनली पिछले सालों में, वो जमात इस्लामी की तरफ शिफ्ट हो गए। इससे एक और बात ज़ाहिर होती है कि कराची के कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऐसे हैं जिनमें ज़्यादातर उर्दू बोलने वाले भाई हमारे हैं, वो पीपल्स पार्टी को बड़ी उससे मनफी निगाह से देखते हैं। अब तो लिहाजा कभी वो नूरानी साहब की पार्टी में गए, कभी जमात इस्लामी के पीछे गए, कभी वो टीएलपी को भी उन्होंने सिर पे उठा लिया, फिर वो तहरीक इंसाफ के साथ चले गए। तो ये एक सेक्शन है जो एमक्यूएम या तहरीक इंसाफ की सूरत में सामने आता है। और हमारा सारा जो नेशनल प्रेस है वो उर्दू प्रेस है, उनके तासुबात भी बहुत एंटी सिंधी तासुबात है। लेकिन कराची बदल गया है, जैसे मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था, उसकी डेमोग्राफी बदल गई है। कराची में अब उर्दू स्पीकर्स मेजॉरिटी में नहीं रहे हैं। कराची के अंदर सिंधी पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा माइग्रेशन कराची में सेटलमेंट हुआ है, अफ़गानों का हुआ है, पख्तूनों का हुआ है, सराइकी बेल्ट से हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान, मतलब पूरे मुल्क से लोग, जो बड़ी माइग्रेशन है उसका 50% से ज़्यादा कराची की तरफ जा रहा है। और अगर अब 3 करोड़ की आबादी है, उसमें मैं नहीं समझता कि उर्दू स्पीकर्स कोई करोड़ से ज़्यादा होंगे, कमी होंगे, क्योंकि महाजरों की आबादी में एक इजाफा जो होना था वो ख़त्म हो चुका है, सिवाय ये जो कुदरती तौर पे जो पैदाइश के अमल के हवाले से, अफजाइश नस्ल के हवाले से होता है। और एमक्यूएम को भी लोगों ने देख लिया बहुत बुरी तरीके से। एमक्यूएम ने जो बाइकआउट, पहली बात तो ये कि एमक्यूएम को जो इकट्ठा किया गया और कहा जाता है कि सेफ हाउसेज में जाके उन्हें इकट्ठा किया गया, तो ये क्या बात है। कहा जा रहा था कि हम तो सियासत से मुदाखलत नहीं करते। फिर ये एमक्यूएम का बाइकआउट कैसे हो गया? क्या एमक्यूएम इस बात से डरी हुई थी कि उनका भांडा फूट जाएगा और वो बुरी तरीके से हार जाएंगे? लेकिन अगर एमक्यूएम इलेक्शन में हिस्सा लेती तो 35-40 सीटें तो एमक्यूएम ले सकती थी, और जमात इस्लामी की सीटें इतनी नहीं बननी थी जितनी कि जमात इस्लामी ने हासिल कर ली है। तो इसका फ़ायदा उनके बाइकआउट का ये हुआ कि जैसे उनका वोट ट्रांसफ़र हो गया जमात इस्लामी को।
और अगर एमक्यूएम जीत जाती तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलकर बड़े आराम से मेयर और डिप्टी मेयर के ऑफिस में बांटकर एक अच्छी मकामी हुकूमत चला सकते थे। लेकिन ये जो बड़ा सवाल है इस पे तहकीक की ज़रूरत है कि एमक्यूएम के बाइकआउट के पीछे क्या था, और उसका फ़ायदा सीधा मिला है हाफिज़ साहब को, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बड़ी ज़बरदस्त गेम खेलने की पोजीशन में आ गए हैं। एक तरफ तो वो पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम आपकी मुकम्मल हमायत करेंगे। बीच में वो भी ये भी कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ में वहाँ बड़े बड़े भान बैठे हैं और बड़े बड़े शेख चिली बैठे हैं, वो चाहते हैं कि वो मेयर बन जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे कामयाब होना है कॉरपोरेशन को, तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में कोई बातचीत होनी चाहिए मकामी हुकूमत के मफाद में। उन्हें कोई ऐसा फार्मूला वर्कआउट करना चाहिए। अगर हाफिज़ नईम साहब ने, नईम रहमान ने बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश की, तो उसका नतीजा ये होगा कि फिर वही क्राइसिस रहेगा कि कॉरपोरेशन वेली यानी फारिग रह जाएगी, उसके बाद फंड वगैरह नहीं आएंगे, और सिंध की गवर्नमेंट जैसे माजी में करती रही है और गलत करती रही है, वो उसे बिलवासा तौर पर चलाने की कोशिश करेगी। पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, ख़ास तौर पे जो इनके ये जो दो सईद गनी साहब और ये जिनके नौजवान स्पोक्समैन थे, वो उन्होंने बहुत एक्टिवली काम किया था जब वो ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे कराची के, और ख़ुद जाके वो जानते भी हैं, कराचीआइट हैं, और ख़ुद बिलावल भी कहते हैं मैं कराचीआइट हूँ और कराची का बेटा हूँ। बीबी भी कहती थी मेरे रिपोर्टर, वो भी कराची की पैदाइशी हैं। तो पीपल्स पार्टी का नारा भी अच्छा था, कराची सबके लिए। लेकिन वहाँ पे अब उससे एक बात सामने और आई है कि तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसे नतीजा नहीं मानना जिसमें वो हार जाएंगे, और अगला इलेक्शन में इमरान खान कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन पे फसाद होगा। तो इमरान खान ये बात जो कह रहे हैं, उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर वो हार गए तो वो तो इलेक्शन को नहीं मानेंगे। इसी तरह जिस तरह इमरान खान जिस तरह के इलेक्शन चाहते हैं कि हर हालत में उनकी फतह हो, वो दूसरे नहीं मानेंगे। तो पाकिस्तान में अगर इलेक्शन भी हो जाएंगे तब भी सियासी बहरान हल नहीं होगा, क्योंकि सियासी पार्टियों के दरमियान बातचीत का कल्चर ख़त्म हो गया, इफ़ाम तफ़हीम का, समझौते का, मुज़ाकरात का और पार्लियामेंट के फोरम के ज़रिए मसाइल को हल करने का ख़त्म हो गया है। सब सुप्रीम कोर्ट बैठी है, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। मिसाल के तौर पे अकाउंटेबिलिटी की जो तरामीम हुई हैं, उसमें पार्लियामेंट कैसा फैसला करे। एक जज साहब कह रहे हैं वहाँ पे पीटीआई तो है नहीं, तो आप दरख्वास्त कैसे लेकर आ गए हैं, आपकी दरख्वास्त सुननी चाहिए। दूसरे कह रहे हैं कि अगर ये इन तरामीम को देखा जाए तो क्या पीटीआई और हुकूमत मिलकर ये तरामीम करेंगे, और ये इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं। ये अब आप देख लीजिए, पंजाब की असम्बली टूटने पे मामला अदालत में चला गया। मतलब रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ने, अवाम के मुंतखब इदारों ने अपनी नुकेल अब जजों के हवाले कर दी है, और पार्टियाँ एक दूसरे के खिलाफ आ जाती हैं। चीफ इलेक्शन कमीशनर ने भी कोई फैसला रिजर्व करने के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो था कंटेम्प्ट का, उससे के बाद जाके चीफ जस्टिस से मुलाकात की है कि वो क्या फरमाते हैं, कि वो क्या फ़ैसला करें क्या ना कर सकें, उन्हें गाइडेंस लेनी पड़ रही है। एक तरह से आर्बिटर बनने की कोशिश कर रही है। अब कुछ लोगों ने फिर से बात शुरू कर दी है। हमेशा से देखिए जी, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत रही है पाकिस्तान के मामलात में, तो लिहाजा अब भी इस्टेब्लिशमेंट ही करेगी। उसकी मिसाल वो देते हैं एमक्यूएम के इत्तेहाद होना, इकट्ठा होना, या एमक्यूएम को बाइकाट का होना। वो कहते हैं देखिए, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता तो चौधरी परवेज़ इलाही की मिजाल थी कि वो असम्बली तोड़ते, या ये कि 186 नंबर पूरे हो जाते अगर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के पीछे खड़ी होती। तो मैं समझता हूँ कि सियासत का टकराव हो गया है पाकिस्तान के सर्वाइवल के साथ, और अगर ये सूरत-ए-हाल रही तो कहीं ये ना हो कि चिरागों में रोशनी न रहे। मैं वार्न करता हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त पूरा सियासी और आइनी ढांचा टूट सकता है। खुद पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है जिस तरह का माशी बहरान मौजूद है। तो इसलिए कुछ अकल के नाखुन लें, और ये जो बिचगाना तरीके हैं एक दूसरे को नंबर स्कोरिंग के, पॉइंट स्कोरिंग के, ये आप प्लीज़ बंद कर लें। मुझे बदलों की नशियात से इजाज़त दीजिए, और बदलों की